अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से पीएचपी फॉर बिगिनर्स के एक और इंटरेस्टिंग वीडियो ट्यूटोरियल में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस पीएचपी के इंटरेस्टिंग वीडियो ट्यूटोरियल में हम डेटाबेसेस पर बात करेंगे कि पीएचपी के अंदर डेटाबेस को कैसे यूज़ किया जाता है और बेसिकली डेटाबेसेस क्या होते हैं। और जब भी कहीं पर आप इंटरव्यू देने जाएं तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है डेटाबेसेस के बारे में भी, और कि इन डेटाबेसेस को पीएचपी के अंदर किस तरीके से हम यूज़ करते हैं। तो आज हम इस टॉपिक को कवर करेंगे, डेटाबेसेस को, और इसके बाद डिफरेंट हम ड्राइवर्स के बारे में बातें करेंगे जो कि पीएचपी के अंदर मौजूद हैं, जिनकी मदद से हम डेटाबेसेस को यूज़ करते हैं। और इसके बाद ये जो ट्यूटोरियल सीरीज़ है, मतलब डेटाबेसेस से रिलेटेड, ये अगले 3 या 4 वीडियो ट्यूटोरियल्स तक चलेगी, क्योंकि हम डिफरेंट वेज़ ऑफ डेटाबेसेस को कनेक्ट करने के, उनको डाटा फेच करने के बारे में चीज़ें सीखेंगे। तो मैं इनको 3 से 4 मुख्तलिफ वीडियो ट्यूटोरियल में कवर करूँगा। सो आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम डेटाबेसेस के बारे में सीखेंगे, और जो बेसिक डेटाबेस है MySQL, उसको किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं इनसाइड पीएचपी, वो हम थोड़ा सा कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे इस वीडियो ट्यूटोरियल को एंड तक देखेंगे और इसको लाइक भी करेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल के नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को ज़रूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे और आप उससे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो सबसे पहले क्वेश्चन का जो हम आंसर करेंगे वो क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ अ डेटाबेस। तो इसका सिंपल आंसर ये है कि एक डेटाबेस एक टाइप का डाटा स्ट्रक्चर होता है जिसकी मदद से हम किसी भी डाटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ये है इसकी सिंपल डेफिनेशन। सो ए डेटाबेस इज अ डाटा स्ट्रक्चर विच विल हेल्प अस टू ऑर्गेनाइज ओवर डाटा। इसकी जो दूसरी डेफिनेशन है वो ये है कि डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ टेबल्स। मतलब एक डेटाबेस के अंदर हम मल्टीपल टेबल्स को ऐड कर सकते हैं। फिर आप क्वेश्चन करेंगे कि टेबल्स क्या होते हैं। सो टेबल इज अनदर फॉर्म ऑफ डाटा स्ट्रक्चर, जिसके अंदर हम रोज एंड कॉलम्स की सूरत में डाटा को स्टोर करते हैं। हम इसके अंदर जो रोज में डाटा का जो ओरिजिनल हमारे पास डाटा होता है, और कॉलम्स जो होते हैं वो उन डाटा के नेम्स को रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब एक टेबल के अंदर जब हम रोज़ क्रिएट करते हैं तो वो हमारी वो इन्फॉर्मेशन होती है जो हम उसमें सेव करना चाहते हैं। फिर उसके बाद उसमें दूसरी जो चीज़ होती है वो कॉलम्स होते हैं। सो कॉलम्स बेसिकली हमारे पास उस रेलिवेंट डाटा के अगेंस्ट एक सर्टेन इन्फॉर्मेशन होती है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक कॉलम है नेम का। उस नेम के कॉलम के अंदर हम एज नहीं लिखेंगे, हमेशा नेम ही लिखेंगे। इसी तरीके से अगर हमारे पास एक कॉलम है एड्रेस, तो हम उस कॉलम के अगेंस्ट उसके अंदर जो भी डाटा, उससे रेलिवेंट डाटा उसके अंदर सेव करेंगे, वो हमेशा एड्रेस होगा, वो एज या कोई और चीज़ नहीं हो सकेगी। तो ये है बेसिकली डाटाबेस की डेफिनेशन। तो ये तो होगी हमारे पास डेटाबेस की डेफिनेशन। डेटाबेस के अंदर हम टेबल्स क्रिएट करते हैं, टेबल्स को हम रोज़ एंड कॉलम्स की फॉर्म में रखते हैं। रोज़ में हमारे पास डाटा आता है, कॉलम्स के अंदर हमारे पास उन कॉलम्स के अगेंस्ट जो भी हम उनको नेम देते हैं वो हम उसके सेव करते हैं। अब जो पीएचपी है वो हमारे पास मल्टीपल डेटाबेसेस, देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेटाबेसेस अवेलेबल इन द मार्केट। मैं मार्केट की बात करूंगा तो मार्केट में हमारे पास बेशुमार डिफरेंट किस्म की डेटाबेसेस अवेलेबल हैं। सो ऑलमोस्ट ऑल काइंड ऑफ डेटाबेसेस आर सपोर्टेड बाय पीएचपी। एटलीस्ट पीएचपी 7 को मैं ये ज़रूर कहूँगा कि पीएचपी 7 से लेकर ऑनवर्ड जितने पीएचपी 7 के वर्जन आ चुके हैं उनमें तमाम किस्म की डेटाबेसेस को पीएचपी सपोर्ट करती है। उसके लिए कुछ हमारे पास स्पेसिफिक ड्राइवर्स हैं, और कुछ मतलब जिनको हम थर्ड पार्टी ड्राइवर्स भी कहते हैं, और कुछ फर्स्ट पार्टी ड्राइवर्स हैं जो कि पीएचपी के साथ आपके पास इंस्टॉल होते हैं। तो इनमें एक सबसे पॉपुलर डेटाबेस है वो है MySQL। जब भी पीएचपी की कहीं पर भी बात की जाती है उसके साथ बात की जाती है MySQL की, कि पीएचपी के साथ हम हमेशा यूज़ करते हैं MySQL को। सो MySQL क्या है बेसिकली? MySQL हमारे पास एक ऐसा, आप समझ लें एक सर्वर कह लें, आप एक क्लाइंट भी होता है, ये एक सर्वर भी होता है, जिसके अंदर हम डेटाबेसेस को सेव करते हैं, जिसके अंदर डेटाबेसेस को हम क्रिएट करते हैं, फिर उनके अंदर टेबल्स क्रिएट करते हैं, फिर उसके अंदर हम डाटा अपना स्टोर करते हैं रोज एंड कॉलम्स की सूरत में। अब डेटाबेस का नाम MySQL या MySQL इसलिए है क्योंकि जो किसी भी डेटाबेस की, जो कि एक सर्टन क्राइटेरिया के किस चीज़ को हम डेटाबेस कहेंगे, जो भी हमारे पास डेटाबेस ऐसा आप कह लें कि जो भी ऐसी एग्जांपल कह लें कि ऐसा सॉफ्टवेयर जिसके अंदर हम रोज एंड कॉलम्स की सूरत में डाटा को सेव कर सके, विल कॉल अ डेटाबेस।
और फिर उस डेटाबेस से डाटा को फेच करने के लिए हम एक स्पेसिफिक लैंग्वेज यूज़ करते हैं जिसको कहा जाता है SQL, और शॉर्ट में इसको SQL भी कहा जाता है। तो MySQL हमारे पास एक टूल है, या एक कह लें एक डेटाबेस टूल है, जिसके अंदर हम डेटाबेस में टेबल्स और डेटाबेसेस क्रिएट कर सकते हैं, उसके अंदर टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं, और उसके अलावा उसमें अपना डाटा स्टोर कर सकते हैं। अब PHP के अंदर MySQL को यूज़ करने के दो फेमस तरीके हैं। अनटिल PHP 5 हमारे पास एक ही तरीका था, वो था MySQL अंडरस्कोर कनेक्ट या MySQL ड्राइवर्स। सो आप उसको कह सकते हैं MySQL ड्राइवर हम यूज़ करते थे। फिर उसके बाद PHP को जब एनहेंस किया गया, PHP 7 आई, तो हमारे पास एक न्यू वे आया जिसको कहा गया MySQL LI, और जो कि 5 पॉइंट समथिंग वर्जन में इंट्रोड्यूस करवा दिया गया था। लेकिन PHP 7 के अंदर हमारे पास MySQL I एज अ क्लास अब आ गया कि एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे में हम MySQL I को इस्तेमाल करते हुए MySQL डेटाबेस से डाटा को फेच कर सकते हैं, डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, डेटाबेस के अंदर टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं। मतलब जितनी भी फंक्शनैलिटी है डेटाबेस से रिलेटेड वो तमाम की तमाम हम परफॉर्म कर सकते हैं यूजिंग MySQL I एक्सटेंशन इन PHP। और ये PHP के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट अवेलेबल है, इसको अलग से हमें इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये तो था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन डेटाबेसेस का, MySQL का। तो अभी हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि किस तरीके से हम MySQL I एक्सटेंशन को इस्तेमाल करते हुए PHP के अंदर डेटाबेसेस के साथ काम कर सकते हैं, और किस तरीके से डाटा को सेव कर सकते हैं और रिट्रीव कर सकते हैं फ्रॉम द MySQL डेटाबेस। तो इसके अलावा जो दूसरी डेटाबेसेस हैं उनको हम आने वाले इन वीडियो ट्यूटोरियल्स में साथ साथ डिस्कस करते रहेंगे। इसके अलावा अगर आप एक लिस्ट देखना चाह रहे हैं डेटाबेसेस की जो कि सपोर्टेड है PHP के साथ, तो आप php.net की वेबसाइट पर जाएं, वहाँ पर डेटाबेसेस के सेक्शन में जाएं, तो डेफिनेटली आपको वहाँ पर एक लिस्ट मिल जाएगी जिसमें आपको पता चलेगा कि MongoDB है हमारे पास, SQLite है, PostgreSQL है, फिर उसके अलावा मतलब बेशुमार MS SQL है। सो बेशुमार हमारे पास डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेटाबेस के टूल्स अवेलेबल हैं जिनको हम यूज़ करते हुए इस डेटा स्ट्रक्चर के अंदर डाटा को सेव कर सकते हैं। तो अब हम इसकी प्रैक्टिकली कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि किस तरीके से हम डेटाबेसेस के साथ कनेक्ट होते हैं, किस तरीके से डेटाबेसेस क्रिएट करते हैं, टेबल्स क्रिएट करते हैं, डाटा इंसर्ट करते हैं, और उसके बाद उसको किस तरीके से फेच करते हैं। उसके साथ साथ हम कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को भी देखते जाएंगे। तो यहाँ पर हम चलते हैं अपने सबलाइम टेक्स्ट के अंदर, और यहाँ पर यही फाइल जो मैं रन कर रहा हूँ ब्राउज़र के अंदर वो यहाँ पर मेरे पास ओपन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट डेटाबेसेस इन PHP लिखा हुआ है। अब हम बात करते हैं कि सबसे पहले MySQL I एक्सटेंशन की। तो इसका एक दूसरा तरीका भी है हमारे पास MySQL को कनेक्ट करने का, वो हम आगे आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल में देखेंगे। अगर आप पूछें तो मैं उसका नाम बता देता हूँ। उसके लिए हम यूज़ करते हैं PDO को। PDO स्टैंड फॉर PHP डाटा ऑब्जेक्ट, और MySQL स्टैंड फॉर माई स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज आप कह सकते हैं। अब MySQL को PHP 4 आई थिंक 4 और 5 के कुछ वर्जन में इंस्टॉल करना पड़ता था एक्सटेंशन को। ये बाय डिफ़ॉल्ट PHP के साथ अवेलेबल नहीं थी, क्योंकि उस वक्त जो फाइल सिस्टम को प्रेफर किया जाता था कि आप फाइल्स सेव करें और उनको फिर रिट्रीव करें CSV फाइल में, या कॉमा सेपरेटेड जिसको कहा जाता है उस फाइल में सेव करें, वहाँ से डाटा को फेच करें। तो MySQL को उस एज अ सेपरेट एक्सटेंशन वहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाया गया, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको इसके साथ अटैच कर दिया गया। अब MySQL स्पेसिफिकली हम MySQL की बात करें तो MySQL के अंदर हमें दो तरीकों से डेटाबेस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। प्रीवियसली टिल PHP 5 हमारे पास एक ही तरीका था, दैट इज़ MySQL अंडरस्कोर कनेक्ट, किसी भी डेटाबेस के साथ कनेक्ट करने के लिए। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आपने ये ज़रूर चेक कर लेना है, अगर आप XAMPP, WAMP, MAMP, LAMP कुछ भी यूज़ कर रहे हैं, कि आपका MySQL जो सर्वर है लोकल मशीन पर वो रनिंग में होना चाहिए, या फिर अगर आपका जो सर्वर है MySQL का वो लाइव सर्वर है कोई, तो उसका IP एड्रेस, उसका यूज़र नेम, उसका पासवर्ड आपके पास होना ज़रूरी है। क्योंकि विदाउट एड्रेस, विदाउट प्रॉपर पोर्ट नंबर, विदाउट यूज़र नेम एंड विदाउट पासवर्ड आप उस डेटाबेस के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि किस तरीके से हम प्रोसीजरल वे के साथ MySQL I को यूज़ करते हैं। एक चीज़ नोटिस कीजिएगा कि मैं हमेशा कह रहा हूँ MySQL I, क्योंकि PHP 5 तक कुछ वर्जन में MySQL सिंपल यूज़ किया जाता रहा है, लेकिन अभी उसको डेप्रिकेटेड कर दिया गया, कम्प्लीटली वैनिश हो गया। तो उसको यूज़ करेंगे तो आपको एरर ही मिलेगा। तो इसलिए या आप MySQL I प्रोसीजरल वे यूज़ करेंगे, या आप MySQL I ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे यूज़ करेंगे, विच एवर यू प्रेफर। दोनों तरीके फिजिबल हैं, दोनों तरीके ठीक हैं।
कोई इसमें कोई ऐसे नहीं है कि भाई माई एस क्यू एल आई को यूज़ करें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को या माई एस क्यू एल आई प्रोसीजर को यूज़ करें। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कमेंट में लिखते हैं जी प्रोसीजरल वे ऑफ हैंडलिंग डाटा विद माई एस क्यू एल डाटाबेस। सो मैंने यहाँ पर आई थिंक मैंने यहाँ पर ओपन नहीं किया हुआ इसको टर्मिनल को, तो यहाँ पर मुझे टर्मिनल को भी ओपन करना पड़ेगा ताकि मैं उसको यहाँ पर यूज़ कर सकूँ। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, वापस इधर स्क्रीन पर आता हूँ और यहाँ पर मैं लेकर आता हूँ माई एस क्यू एल को। ये हमारे पास है टर्मिनल। अब इस टर्मिनल को मैं चेक करता हूँ कि माई एस क्यू एल हमारे पास कनेक्ट है या नहीं। तो मैं माई एस क्यू एल माइनस यू रूट लिखता हूँ। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर अगर आपके पास भी माई एस क्यू एल कमांड प्रॉम्प्ट आ चुका है तो इट मीन्स आप सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुके हैं माई एस क्यू एल से। अगर आपको माई एस क्यू एल सेटअप करना नहीं आता तो इस पर मैं ऑलरेडी एक सीरीज़ बना चुका हूँ जो कि सिर्फ और सिर्फ माई एस क्यू एल पर है, आप उसको देख सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपने जैम्प वैम्प या मैप किया तो PHP माई एडमिन के थ्रू भी आप माई एस क्यू एल डाटाबेस से कनेक्ट हो सकते हैं। सो दैट्स द ओनली थिंग वी नीड टू चेक कि हमारे पास डाटाबेस सर्वर जो है वो रन हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो हमें करनी है वो यहाँ पर एक डाटाबेस क्रिएट करनी है। अब वो डाटाबेस हम यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं और PHP के थ्रू। तो मैं प्रेफर करूँगा कि उसको मैं PHP के थ्रू क्रिएट करूँ ताकि आपको पता चल जाए। तो यहाँ पर हम वापस चलते हैं या बल्कि इधर ही रहते हैं ताकि हम चेक भी कर सकें कि हमारी डाटाबेस जो हमने क्रिएट किया वो क्रिएट हुई भी है या नहीं। सो प्रोसीजरल वे में अगर हम आते हैं तो प्रोसीजरल वे में हमारे पास सबसे पहले हमें लिखना पड़ता है, एक वेरिएबल लेना पड़ता है जिसमें हम कनेक्शन को स्टोर करेंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे $ कनेक्शन इज इक्वल टू, आप सिंपल CON भी लिख सकते हैं, इट्स ऑल अप टू यू। सो माई SQL I अंडरस्कोर। अब मैंने यहाँ पर PHP की एक्सटेंशन इंस्टॉल की हुई है जिसकी मदद से मुझे यहाँ पर उसके जितने भी माई SQL के आई के मेथड्स हैं वो सारे के सारे यहाँ पर मिल गए हैं। सो देयर आर लॉट्स ऑफ वे टू इंसर्ट, फैच, अपडेट और व्हाट नॉट एंड व्हाट नॉट, लॉट्स ऑफ ऑप्शन। तो मैं कोशिश करूँगा कि जो कम से कम यूज़फुल है वो मैं इस ट्यूटोरियल में आपको बताऊँ। सो सबसे पहला जो यूज़फुल है वो है कनेक्ट। सो कनेक्ट हमारे पास ये आ गया। इस MySQL कनेक्ट के अंदर हमारे पास कुछ आर्ग्यूमेंट्स होते हैं जिनमें आप देख सकते हैं टोटल 1 2 3 4 5 6 जो हैं हमारे पास पैरामीटर्स हैं, जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट है कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि वो डिफ़ॉल्ट भी हो सकते हैं। अब होस्ट में हमें सबसे पहले बताना पड़ता है कि आपका जो होस्ट है जहाँ पर आपका MySQL सर्वर रन हो रहा है वो कौन सा है। अब चूँकि मैं लोकल होस्ट पर हूँ तो मैं लोकल होस्ट लिखूँगा। अगर आपके पास लाइव सर्वर का कोई एड्रेस है तो वो यहाँ पर आप लिखेंगे। फिर उसके बाद मुझे वो पूछ रहा है कि भाई जो इस डाटाबेस का यूज़र है वो तो हमें बताओ। तो मैंने उसको बताया कि रूट है इसका यूज़र। सो उसके बाद कह रहा है पासवर्ड। तो मुझे पता है कि इसका पासवर्ड कोई नहीं है तो मैं यहाँ पर एम्प्टी स्ट्रिंग दे दूंगा। फिर वो मुझसे पूछ रहा है कि भाई हमें डाटाबेस भी बताओ किस डाटाबेस के साथ कनेक्ट करना है। अब जाहिर बात है डाटाबेस तो हमने क्रिएट ही नहीं की तो हम यहाँ पर डाटाबेस मेंशन ही नहीं करेंगे। तो मैं इसको यहाँ से, बाकी इसके बाद पूछ रहा है पोर्ट नंबर। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो 3306 पोर्ट होती है और मेरे पास वही पोर्ट एक्टिव है तो उसने मुझे पोर्ट मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। सॉकेट, क्योंकि हम सॉकेट पे काम नहीं कर रहे, सॉकेट प्रोग्रामिंग पे काम नहीं कर रहे तो इसलिए इसकी ज़रूरत नहीं है। सो इट मीन्स हम यहाँ से इसको ख़त्म कर देते हैं। अब मैं इसको प्रिंट आर करता हूँ कनेक्शन को। सो प्रिंट, ओके रीलोड। सो यहाँ पर मैं लिखूँगा प्रिंट या वार डंप लिखते हैं, दैट्स बेटर। वार डंप के अंदर मैं कौन को प्रिंट कर देता हूँ। सेव किया और उसके बाद मैं आता हूँ ब्राउज़र के अंदर और यहाँ पर इसको रीलोड करता हूँ। सो ये देखिए हमारे पास है, इसने MySQL I प्रोसीजरल ने भी हमें MySQL I ही रिटर्न किया। दैट इज़ द इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट PHP के MySQL जो है वो बेसिकली MySQL I अंडरस्कोर कनेक्ट जो है वो आपको रिटर्न करता है MySQL I का ऑब्जेक्ट भी। और अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ इसको प्रोसीजरल वे की बजाय मैं लिखता हूँ न्यू MySQL I और सेम वही चीज़ें मैं लिख के इसको वापस वार डंप करता हूँ तो यू विल गेट द सेम रिजल्ट। सो दिस इज अनदर इंटरेस्टिंग फैक्ट ऑफ यूजिंग
MySQLi इनसाइड PHP, बोथ वे में ये सेम रिजल्ट आपको देगा। अब जैसा कि मैंने बताया कि इसमें जो फोर्थ ऑप्शन था वो डेटाबेस का था, और हमने तो डेटाबेस क्रिएट ही नहीं करी है, तो इट मीन्स हमें अब डेटाबेस क्रिएट करनी है। तो इसके लिए हमारा जो कनेक्शन है वो MySQL के साथ कनेक्ट हो चुका है। तो इट मीन्स अब यहाँ पर हम एक क्यूरी रन कर सकते हैं जिसकी मदद से हम डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, जब ये उस सूरत में जब आपका कनेक्शन जो है वो सक्सेसफुल हो जाए तब आप ये लिखेंगे। आप यहाँ पर लिखेंगे MySQLi_query, और यहाँ पर अब वो हमसे पूछ रहा है कि किस कनेक्शन ऑब्जेक्ट के साथ आपने इसको यूज़ करना है। तो मैं यहाँ पर बताऊँगा कनेक्शन, और जो डिफ़ॉल्ट रिजल्ट मोड है वो मैं 0 ही रहने दूंगा, और क्यूरी में यहाँ पर मैं लिखूँगा क्रिएट। अच्छा, यहाँ पर आपने ध्यान में रखना है कि जितने भी सीक्वल स्पेसिफिक वर्ड्स हैं वो आप कैपिटल में लिखेंगे और बाकी लेटर्स को आप स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे। सो क्रिएट डेटाबेस, फिर डेटाबेस का जो भी नाम है, स्ट्रिंग में जो भी नाम है उसको आप लिखेंगे इन बैक टिक्स के साथ। हमेशा ध्यान में रखना है, आपने बैक टिक्स को यूज़ करना है। सो मैं इसको नाम देता हूँ DB-PHP 74, ये मैंने इसको नाम दे दिया। ओके हो गया, इसको हम सेव करते हैं। अब मैं इसको टेस्ट करके आपको दिखाता हूँ कि क्या वाकई ये MySQLi क्यूरी, ओके सॉरी, यहाँ पर मुझे न्यू MySQL की बजाय मुझे लिखना है MySQLi कनेक्ट, क्योंकि हम प्रोसीजरल वे में देख रहे हैं। सो ये हमने लिखा MySQLi क्यूरी और कनेक्शन को उसके साथ कनेक्ट किया और लिखा क्रिएट डेटाबेस DB-PHP 74। अब ब्राउज़र में जाके इसको रन करते हैं। सो हमें यहाँ पर स्क्रीन पर कोई एरर नहीं मिला। इट मीन्स हमारे जो कोड है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है। तो वापस टर्मिनल पर आते हैं और यहाँ पर मैं शो डेटाबेसेस करता हूँ। तो शो डेटाबेसेस के साथ हमें यहाँ पर देखिए DB-PHP 74 के, ये देख सकते हैं आप, डेटाबेस यहाँ पर मिल चुकी है। तो अब नेक्स्ट आप ये सोच रहे होंगे कि ओके डेटाबेस तो क्रिएट हो चुकी है, अब हम इस डेटाबेस को यूज़ कैसे करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास एक और फंक्शन है MySQLi select DB, और यहाँ पर हम उस DB का नाम दे देंगे 74, इस तरीके से। और यहाँ पर आप एक और काम भी कर सकते हैं, आप एक वेरिएबल भी क्रिएट कर सकते हैं ताकि बार बार अगर आपको याद ना रहे कि क्या डेटाबेस का नाम है तो आप उस वेरिएबल को याद रख सकते हैं। खैर एनीवेज, हमने किया MySQLi select DB और DB-PHP 7.74 कर दिया। सो इट मीन्स अब हमारा ये जो MySQL है प्रोसीजरल, अब ये यूज़ कर रहा है इस DB-PHP 74 को। तो नेक्स्ट अब हम इसमें रन करते हैं क्यूरी को और कुछ टेबल क्रिएट करने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्या हमारे पास टेबल क्रिएट कैसे, मतलब हमने वो तो कनेक्ट कर लिया इसको MySQL से, डेटाबेस भी क्रिएट कर ली, अब हमने उसके अंदर टेबल्स को क्रिएट करना है। तो वो कैसे क्रिएट करेंगे, तो सिंपल उसका रूल है, सिंपली लिखेंगे अगेन MySQLi क्यूरी, और यहाँ पर हम ऑटोमेटिकली अब कनेक्शन ऑब्जेक्ट देंगे और यहाँ पर क्यूरी देंगे। तो क्रिएट टेबल, और टेबल नेम अगेन आप इसको बैक टिक्स में लिखेंगे, और मैं इसको नाम देता हूँ यूज़र, और उसको मैं दे देता हूँ उसके अंदर अब हमने कॉलम्स ऐड करने हैं। सो कॉलम में हम लिख सकते हैं लाइक यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इंट, और सॉरी इसको मैं दे देता हूँ यूज़र नेम, और इसको भी मैं बैक टिक में लिखूँगा यूज़र नेम, और उसकी टाइप जो है वो मैं var4, और इसकी जो लेंथ है वो मैं 255 दे दूँगा। सो ये मैंने एक क्रिएट डेटाबेस की क्यूरी क्रिएट की। अगर आप क्रिएट टेबल की, तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही हो कि भाई क्या पता ये स्टेटमेंट जो मैंने अभी लिखी है ये गलत है या सही है, क्रिएट टेबल इससे होगा भी कि नहीं, तो हम चेक कर लेते हैं इसको मैं सेव करता हूँ, और उसके बाद मैं वापस आता हूँ ब्राउज़र के अंदर, इसको एग्जीक्यूट करते हैं, देखते हैं कि हमारी क्यूरी रन होती है कि नहीं। वो कह रहा है कि MySQLi select DB expect 2 parameters, 1 given in line number 37। ओके, लेट्स सी कि MySQL, ओके आई थिंक मुझे पहले इसको कनेक्शन भी देना पड़ेगा।
तो तब वो इसको कनेक्ट करेगा, राइट। सो हमारे पास देखिए कोई एरर नहीं आया। तो लेट्स सी, वापस टर्मिनल पर जाते हैं और अब हमने सिलेक्ट करना है db, सॉरी नॉट सिलेक्ट, यूज php db php 74। सो डाटाबेस चेंज हो गया और शो टेबल्स करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास यूज़र्स का एक टेबल सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूज़र। सो देखिए एम्प्टी सेट, कोई इसमें रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। सो नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि किस तरीके से हम जो है वो इसमें रिकॉर्ड को इंसर्ट कर सकते हैं। तो रिकॉर्ड को इंसर्ट करने के लिए हमारे पास इंसर्ट की एसक्यूएल कमांड मौजूद है। तो हम वापस आते हैं अपने सबलाइम टेक्स्ट में और यहाँ पर अब क्रिएट टेबल। अच्छा, एक चीज़ और जहन में आपने रखनी है कि अगर वो टेबल ऑलरेडी एग्जिस्ट करता हो तो ये क्यूरी रन नहीं होगी, ठीक है, ये हमें फॉल्स रिटर्न करेगी हमेशा। तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि बार बार जब हम क्यूरी एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो वो टेबल तो बार बार क्रिएट करेगा, ऐसा नहीं है। सबसे पहले डेटाबेस को चेक करेगा क्रिएट डेटाबेस करने से पहले कि क्या वो डेटाबेस एग्जिस्ट करता है। अगर तो वो डेटाबेस एग्जिस्ट करता है देन ये क्रिएट डेटाबेस वाला जो लाइन है ये एग्जीक्यूट नहीं होगी और हमें फॉल्स रिटर्न होगा। और ये सिलेक्ट डीबी तो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट डीबी करेगा ही। फिर उसके बाद वो चेक करेगा क्रिएट टेबल यूज़र, अगर वो यूज़र टेबल एग्जिस्ट करता है देन इट विल नॉट क्रिएट दैट पर्टिकुलर टेबल और स्किप कर देगा और फॉल्स रिटर्न करेगा। सो इस बारे में आपने परेशान नहीं होना। जो परेशान होने वाली बात है वो है इंसर्शन की। सो इंसर्ट आप जितनी दफ़ा एग्जीक्यूट करेंगे रिकॉर्ड उतनी दफ़ा ही इंसर्ट होगा। ये दैट्स एन इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट डेटाबेसेस। अब हम यहाँ पर अब रिकॉर्ड इंसर्ट करने के लिए अगेन हमारे पास MySQL क्यूरी ही मौजूद है। सो MySQL I_query। सो यहाँ पर अब लिखेंगे इंसर्ट इनटू और अगेन यूज़र और उसके बाद उसके कॉलम नेम लिखेंगे। तो कॉलम नेम हमारे पास है यूज़र नेम और उसके बाद वैल्यूज़ कीवर्ड यूज़ करेंगे और यहाँ पर अगेन हम इसका यूज़र नेम फॉर एग्जांपल इमरान क्यू में दे देता हूँ। देखिए मैं अगेन इसको बैक टिक्स में लिख रहा हूँ, तो ये भी आपने बैक टिक्स में लिखना है और आपने फाइंड करना है कि आपके जो कीबोर्ड है उसमें ये बैक टिक कहाँ पर है। मेरे पास जो है बिल्कुल Z के साथ है लेफ़्ट साइड पर, तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है मैक में इसको फाइंड करने की। सो ये हो गया हमारा इंसर्शन का तरीका। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ एक दफ़ा, तो अगर कोई भी एरर हुआ तो वो हमें यहाँ पर मिल जाएगा। सो उसने कहा MySQL I_query, ओके सॉरी माई मिस्टेक, अगेन मैं भूल गया क्योंकि मुझे साथ कनेक्शन भी बताना है कौन सा कनेक्शन है। सो MySQL क्यूरी हालांकि ऊपर लिखा हुआ है, स्टिल मैं इसको नहीं इग्नोर कर गया हूँ। यार एनीवेज दिस हैपन्स, परेशान होने की जरूरत नहीं। सो हमारी सक्सेसफुली क्यूरी एग्जीक्यूट हो गई। टर्मिनल पर आए, फिर यहाँ पर हमने अब लिखा सिलेक्ट, बल्कि मैं अप एरो की दबाता हूँ तो लिखा हुआ आ जाएगा और उसने कहा कि जी एम्प्टी सेट 0.0 और अभी भी वो हमें एम्प्टी रिजल्ट रिटर्न कर रहा है। इसकी रीज़न क्या है? हमने किया इंसर्ट इनटू यूज़र, यूज़र नेम वैल्यूज इमरान क्यू, ठीक हो गया, ठीक है। अब हम अगेन करते हैं रिजल्ट इज इक्वल टू MySQL I_query कनेक्शन सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूज़र। तो अब हम उस टेबल से रिजल्ट ले रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर मैं लिखता हूँ var dump रिजल्ट और इसको रन करते हैं। सो यहाँ पर उसने हमें रिटर्न किया बुलियन फॉल्स। मतलब कहने का मकसद ये है कि इसमें रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं हुआ, यही हम चेक करने चाह रहे थे कि उसने कुछ भी रिटर्न नहीं किया। तो ये इंसर्ट इनटू हमारा काम इसने नहीं किया। तो चेक करते हैं, डिबंक करते हैं इसको कि क्यों नहीं उसने किया, क्योंकि इंसर्ट इनटू की वैल्यू तो ठीक है। सो लेट्स डिबग दिस। तो हमने लिखा भी ठीक है एंड आई थिंक मेरी जो मिस्टेक है, क्योंकि ये स्ट्रिंग है var4 है, तो इसको अगर मैं इस तरीके से लिखूं, क्योंकि ये var4 में है तो इसको सिंगल कोट्स में यहाँ पर लिखेंगे। सो इस तरीके से लिखा। सो इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट तो ठीक है और अब मैं इसको भी कमेंट कर देता हूँ और इसको भी कमेंट कर देता हूँ क्योंकि हमने डीबी तो क्रिएट कर लिया, राइट। तो यहाँ पर अब मैं इसको दोबारा एग्जीक्यूट करता हूँ। तो हमारे पास अब सक्सेसफुली ये रन हो चुका है।
तो मैं यहाँ पर दोबारा सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूज़र करता हूँ। सो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास रिजल्ट जो है 1 रो सेट आ चुका है। तो प्रॉब्लम ये थी कि मैंने यहाँ पर चूँकि ये स्ट्रिंग था, इसकी वारचार वैल्यू थी, तो मुझे इसमें को सिंगल कोट्स में लिखना चाहिए था, तो मैं इसको लिख रहा था बैकटिक्स में। तो न्यूमेरिक वैल्यू आपने जो कॉलम नेम्स होते हैं ना, वो आपने लिखनी है बैकटिक्स में, लेकिन जो वैल्यूज़ होनी है वो अकॉर्डिंगली, अगर स्ट्रिंग है तो सिंगल कोट, अगर आप बाय डबल कोट्स यूज़ कर रहे हैं तो अंदर सिंगल कोट्स यूज़ करेंगे। सो अब ये जो है ये मल्टीपल टाइम रिकॉर्ड को इंसर्ट करेगा जितनी दफ़ा मैं रिफ़्रेश करूँगा। मैं अगेन रिफ़्रेश करता हूँ तो अब दूसरा रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुका होगा यहाँ पर, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूज़र। तो देखिए 2 रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुके हैं। सो इस तरीके से हम रिकॉर्ड्स को इंसर्ट भी कर सकते हैं इनसाइड डेटाबेस टेबल्स। तो इसके बाद जो नेक्स्ट 2 ऑपरेशंस हैं वो हैं अपडेट करना रिकॉर्ड को और डिलीट करना रिकॉर्ड को। तो डिलीट करने के लिए हमें किसी स्पेसिफिक कॉलम नेम का पता होना ज़रूरी है। पहले हम डिलीट करना सीखते हैं रिकॉर्ड, फिर हम अपडेट करना सीखेंगे। तो यहाँ पर मैं वापस आता हूँ सबलाइन में और यहाँ पर इस क्यूरी को मैं कर देता हूँ कमेंट आउट। तो यहाँ पर हम जो है वो लिखेंगे MySQL i_query और कनेक्शन पास करेंगे लाजमी। और अब मैं यहाँ पर करता हूँ डिलीट फ्रॉम यूज़र वेयर, यहाँ पर अब हमें यूज़र नेम देना है। सो यूज़र नेम इज़ इक्वल टू, और सिंगल कोट के अंदर इरफान क्यू लिख देते हैं। सो ये सिंपल हमने MySQL की क्यूरी रन की, डिलीट फ्रॉम यूज़र वेयर यूज़र नेम इज़ इक्वल टू इरफान क्यू। अब इसको सेव करके एग्जीक्यूट करते हैं हम। तो जब मैं इसको पहली दफ़ा एग्जीक्यूट करूँगा तो हमें कोई एरर नहीं मिलेगा यहाँ पर, और हमारा रिकॉर्ड जो है डेटाबेस में से रिमूव हो जाएगा। लेकिन अगर यहीं पर मैं दोबारा इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो देखिए ये वही काम करेगा कि बगैर कोई एरर दिए आपको वापस रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पर टर्मिनल पर आते हैं वापस और यहाँ पर रन करते हैं सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूज़र, और देखिए इरफान क्यू वाला जो रिकॉर्ड है वो डेटाबेस के अंदर से रिमूव हो चुका है। अब सिंपल एक इमरान क्यू वाला रिकॉर्ड है। अब मैं इस रिकॉर्ड को चेंज करना चाह रहा हूँ इरफान क्यू में, तो इसके लिए हम अपडेट का फीचर यूज़ करेंगे। सो वो कैसे यूज़ करेंगे, वो यहाँ पर सबलाइन टेक्स्ट में आते हैं वापस, और इसको अब हम यूज़ करेंगे, इसी को यूज़ कर लेते हैं। सो हम यूज़ करेंगे अपडेट टेबल यूज़र सेट, और यहाँ पर आप जितने भी कॉलम नेम सेट करना चाह रहे हैं वो यहाँ पर आप कामा सेपरेटेड वैल्यू के साथ देंगे। तो उसके बाद वेयर, आप सेट को भी कैपिटल में लिख रहे हैं, वेयर यूज़र नेम इक्वल टू इमरान क्यू। अब हम करना क्या चाह रहे हैं, बेसिकली हम उसको चेंज करना चाह रहे हैं। सो सेट यूज़र नेम इज इक्वल टू इरफान क्यू। तो हमने क्या किया, हमने कहा कि अपडेट कर दो टेबल यूज़र को, सेट कर दो यूज़र नेम इज इक्वल टू इरफान क्यू वेयर यूज़र नेम इज इक्वल टू इमरान क्यू। तो अब वो चेंज कर देगा इमरान क्यू को इरफान क्यू में। सेव करते हैं इसको, वापस आते हैं टर्मिनल पर, रीलोड करते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, कोई एरर नहीं आया। लेट्स गो टू द टर्मिनल और रन करते हैं दोबारा। सो इसने इसको चेंज नहीं किया, इसको अपडेट नहीं किया। मे बी मेरे जो SQL है उसमें कोई प्रॉब्लम आई है। तो मैं यहाँ पर चेक करता हूँ, सेट यूज़र नेम इज़ इक्वल टू, अगर हम सेट इस तरीके से लिखते हैं, सेट यूज़र नेम इज़ इक्वल टू इरफान क्यू, राइट। अब इसको मैं रन करता हूँ। अब वापस टर्मिनल पर आते हैं और रन करते हैं। सो स्टिल उसने, आई थिंक मैंने मिस कर दिए कुछ चीज़। सो अपडेट टेबल यूज़र नेम, और इसके बाद सेट यूज़र नेम इज़ इक्वल टू इरफान क्यू वेयर यूज़र नेम इज़ इक्वल टू इमरान क्यू। दैट्स फाइन, इसमें तो कोई इशू नहीं है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या इशू है। लेट मी फाइंड। तो हमारे पास है, ओके, तो यहाँ हमारे पास है, ठीक है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेट मी सी।
तो मेरी जो एसक्यूएल की कमांड है वो बिल्कुल करेक्ट कमांड है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और जो प्रॉब्लम है वो ये है कि अपडेट के बाद टेबल नहीं लिखा जाता। जैसे क्रिएट टेबल का अपडेट के बाद टेबल नहीं लिखा जाता, सिंपल अपडेट यूज़र मतलब ऑटोमेटिकली कॉमन सेंस की बात है कि इंसर्ट इनटू में जब हम टेबल यूज़ नहीं कर रहे नेम, ऑटोमेटिकली कनेक्शन के थ्रू उसको पता चल रहा है कौन सा डेटाबेस है, कौन सा टेबल हम नेम दे रहे हैं। सो अपडेट के साथ टेबल मेंशन करने की जरूरत नहीं है। सो अपडेट यूज़र क्रिएट के साथ टेबल इसलिए मेंशन करते हैं कि क्रिएट के साथ हम दो पर्पस यूज़ करते हैं, क्रिएट डेटाबेस और क्रिएट टेबल। सो दैट्स वाई वी हैव टू मेंशन कि हम क्रिएट कर रहे हैं डेटाबेस को या हम क्रिएट कर रहे हैं टेबल्स को। तो दैट वाज द मिस्टेक इन माई लाइन के मैंने एक अपडेट टेबल लिख दिया था। सो सॉरी फॉर दैट एंड लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हम इसको रन करते हैं। सो दिस टाइम कोई एरर नहीं आया और वापस टर्मिनल पर आते हैं और यहाँ पर इसको रन करते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास रिकॉर्ड को चेंज कर दिया गया और इरफान क्यू लिखा हुआ नज़र आ गया। सो नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि किस तरीके से हम रिकॉर्ड को फेच कर सकते हैं और फेच करने के बाद उसको किस तरीके से हम डिस्प्ले कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं और उसका रिकॉर्ड जो भी सिलेक्ट हुआ है उसको स्क्रीन पर शो कर सकते हैं। सो इसके लिए हमारे पास है यही अगेन MySQLi। तो कुछ रिकॉर्ड पहले इंसर्ट कर लें ताकि हमें पता चले कि कुछ रिटर्न हुआ है। तो यूज़र नेम इरफान क्यू की बजाय मैं अब इमरान क्यू इंसर्ट करता हूँ। और अच्छा, यहाँ पर हम जो है ना वो बल्क में भी रिकॉर्ड को इंसर्ट कर सकते हैं। आई थिंक इसमें हमारे पास इंसर्ट इनटू वैल्यूज़ और यहाँ पर देयर इज़ अ वे कि हम बल्क में रिकॉर्ड को भी इंसर्ट कर सकते हैं। खैर एनीवे उसको देखेंगे हम बाद में। रन करते हैं हम इसको। तो एक और रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया और यहाँ पर मैं यूज़र नेम एक और लिख लेता हूँ और इसको भी रन करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर 3 रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुके हैं। अब इनको मैं फेच करना चाह रहा हूँ अगर, तो मैं यूज़ करूँगा MySQLi सेलेक्ट कमांड। तो इसको अनकमेंट करते हैं और यहाँ पर मैं अगर किसी एक को यूज़ करना है तो वो कैसे करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पर आपने SQL की कमांड ही लिखनी है, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूज़र, सिंपल इतना लिखेंगे। तो इसके बाद हम यहाँ पर रिज़ल्ट के अंदर हमारे पास सारा रिकॉर्ड आ जाएगा इस रिज़ल्ट के अंदर। तो हम यहाँ पर फिर लिखेंगे var dump रिज़ल्ट और इसको var dump करते हैं और टेस्ट करते हैं इसको। वापस ब्राउज़र में आएंगे। सो यहाँ पर वो कह रहा है कि फॉल्स। सो रिज़ल्ट और इसके बाद फेच MySQLi फेच एसोसिएट है, MySQLi फेच एसोक और यहाँ पर हम रिज़ल्ट को पास करेंगे इस तरीके से। सो MySQLi फेच एसोक जो है वो ऑब्जेक्ट की वे में हमें रिकॉर्ड रिटर्न करके देगा। सो कह रहा टू बी माई बूल गिवन। सो इट मीन्स हमारे पास ये जो क्यूरी है सिलेक्ट स्टैटिक, ओके मैंने फ्रॉम नहीं लिखा, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम, ओके माई मिस्टेक। तो इसको रन करते हैं दोबारा। तो यहाँ पर अब वो हमें बता रहा है कि यूज़र नेम स्ट्रिंग इरफान क्यू लेंथ 6 उसने यहाँ से फाइंड कर ली, एक ही रिज़ल्ट रिटर्न किया। अब इसकी रीज़न क्या है कि जो फेच एसोक है वो हमें एक ही रिटर्न करता है रिज़ल्ट। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारे पास है फेच ऑल, फेच रो, फेच ऑब्जेक्ट, फेच लेंथ, तो डिफरेंट हमारे पास मेथड्स हैं। तो इसमें हम यहाँ पर इसको फेच ऑल करके रिज़ल्ट करते हैं। अब मैं इसको रन करूँगा। सो दिस टाइम इसने हमें एरे की फॉर्म में तमाम के तमाम तीनों रिकॉर्ड्स रिटर्न कर दिए हैं। सो यहाँ इसके बाद हम इसको सेव कर सकते हैं किसी वेरिएबल में, रोज़ इज इक्वल टू इस तरीके से। फिर हम यहाँ पर फॉर ईच रोज़ एज रो और फिर हम एको कर सकते हैं रो को इस तरीके से, डॉट br लगा दें ताकि वो नेक्स्ट लाइन पर शो करे। और वापस ब्राउज़र में आते हैं और इसको रन करते हैं। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं एरे टू स्ट्रिंग कन्वर्जन ऑन लाइन नंबर फॉर ईच रो एज रोज एज रो। ये क्यों कह रहे हैं? अगर हम var डंप करते हैं रोज को, खैर यहाँ पर कह रहे हैं एरे टू स्ट्रिंग कन्वर्जन। तो मेरे ख्याल में हाँ ठीक है। हो क्या रहा है कि यहाँ पर हमारे पास जो रिकॉर्ड है वो एरे का ये तो है, इसके साथ साथ जो इसके अंदर रिकॉर्ड है वो भी एरे की सूरत में ही आ रहा है। सो दैट इज़ वाई कि हमें वो उसने एरे टू स्ट्रिंग कन्वर्जन का एरर दिया।
सो इसको हम करेंगे कुछ इस तरीके से, फॉर ईच रो, और फिर लिखेंगे फॉर ईच रो एज रेक, मतलब रिकॉर्ड अब यहाँ पर आएगा, और फिर यहाँ पर हम करेंगे रेक, एको रेक, और यहाँ पर हम डॉट लगा के BR लगा देंगे। ठीक हो गया। तो अब यहाँ पर हम इसको रीलोड करते हैं, तो अब हमारे पास यहाँ पर हमारा जो रिजल्ट है वो आएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई इस तरह क्यों, हम इस तरह क्यों करें? तो इसके दूसरी जो तरीका होता है वो ये है कि वाइल रो इज इक्वल टू माई SQLi fetch assoc, और इसके अंदर हम रिजल्ट को प्रिंट करते हैं, और वाइल जब तक वो रिटर्न है हम यहाँ पर प्रिंट आर रो कर सकते हैं इस तरीके से। तो इसके बाद मैं अगर इसको रन करता हूँ तो देखिए अब हमारे पास यूज़र नेम रिटर्न हो रहा है। सो इट मीन्स फॉर वाइल रो, और रो के अंदर हम फिर एको कर सकते हैं रो इनटू इस तरीके से, या इस तरीके से ऑब्जेक्ट की सूरत में यूज़र नेम लिखेंगे और .br। तो ये जो है ये शॉर्टर वे है रिकॉर्ड को फेच करने का। तो ट्राइंग टू गेट द प्रॉपर्टी ऑफ नॉन ऑब्जेक्ट यूज़र फेच assoc जो है वो हमें एरे रिटर्न कर रहा है। लेट्स सी, रीलोड किया, एरे, हाँ सॉरी, फेच assoc जो है वो हमें एरे रिटर्न कर रहा है। तो फेच ऑब्जेक्ट होगा इसमें, आई थिंक फेच ऑब्जेक्ट है, हाँ। तो हमारे पास 3 डिफरेंट तरीके हैं। सो एको रो यूजर नेम .br। अब इसको रीलोड करते हैं तो अब हमारे पास तीनों रिकॉर्ड आ गए। अगर फेच ऑब्जेक्ट करेंगे तो वो ऑब्जेक्ट की सूरत में हम इसको एक्सेस कर सकते हैं, और फेच अगर करेंगे assoc तो एसोसिएटिव एरे, मतलब इस सूरत में हमें यहाँ पर रो इनटू यूजर नेम इस तरीके से लिखना पड़ेगा। ये एसोसिएटिव एरे को कहा जाता है कि ये फेच assoc है। तो इस सूरत में भी हमें सेम रिजल्ट मिलेगा। इसके बाद अगर मैं इसको फेच एरे कर देता हूँ, AY एरे, तो इस सूरत में अब ये हमें यूज़र, अगर इस तरीके से मैं इसको एक्सेस करने की कोशिश करूँगा तो यहाँ पर ये इसको रिटर्न करेगा। लेकिन मैं अगर इसको प्रिंट आर करता हूँ रो को, तो फेच एरे, देखिए फेच एरे की सूरत में भी वो हमें एरे की, मतलब यहाँ पर 0th इंडेक्स, हर एक की 0th इंडेक्स पे डाटा दे रहा है। तो इस वजह से वो इरफान क्यू रिजल्ट हमें रिटर्न कर रहा है। देखिए फेच एरे की सूरत में हमें ना सिर्फ एरे की सूरत में दे रहा है बल्कि एसोसिएटिव की सूरत में भी दे रहा है। सो अगर हम यहाँ पर रो इनटू 0 लिखें तो भी काम करेगा ये, ठीक है, और अगर रो इनटू नेम लिखें, यूज़र नेम, तो भी ये काम करेगा। तो ये फेच एरे जो है ये हमारे पास हमें दोनों सूरतों में रिटर्न करता है रिजल्ट, ऑब्जेक्ट, और इसीलिए कहा जाता है कि PHP के अंदर कोई एसोसिएटिव एरे या कोई इंडेक्स एरे नहीं है, PHP के अंदर जस्ट एरे है। तो ये था तरीका रिकॉर्ड को फेच करने का। तो दोस्तों ये था हमारा आज का PHP का वीडियो ट्यूटोरियल रिलेटेड टू डेटाबेसेस इन PHP, और ये ट्यूटोरियल आगे चलेगा और 4-5 वीडियोस तक, और इसमें हम डेटाबेसेस के काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तो ये वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लेंथी हो चुकी है, तो मैं उसको ज़्यादा लेंथी नहीं करना चाह रहा, और मैं चाह रहा हूँ कि इसको पार्ट्स में भी, ये ऑलमोस्ट इतने ही मिनट्स के 40+ मिनट्स के पार्ट होंगे आने वाले भी। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप इसको एक दफ़ा तो लाजमी एंड तक देखेंगे। तो इसके बाद आप इसको चाहे डाउनलोड करें, जो जैसे भी देखना चाहें, आप पे डिपेंड करता है। तो इसी बात के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना, बेल आइकन दबाना, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।